करंट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो, करंट अफेयर्स की नई वीडियो, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे जो आपकी नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट करेंगे और हमारी वीडियो अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर जरूर करें क्योंकि अन्य लोगों तक पहुंचना भी है, वीडियो जरूरी है। और हमारी जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी जुलाई 2020 की पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की जेल का नियम लागू किया है? देखिए, काफी कड़ा नियम है जो एक राज्य सरकार ने लागू किया है। मास्क ना पहनने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की कड़ी जेल। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मणिपुर। ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटका या डी मणिपुर। किस राज्य ने मास्क न पहनने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल का नियम लागू किया है? तो चारों में से ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा, यानी झारखंड। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन ने ये नियम लागू किया है और इस नियम का क्या नाम है? संक्रामक रोग अध्यादेश 2020। झारखंड की राज्य सरकार के सीएम हेमंत सोरेन ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 लागू किया है, जिसके तहत मास्क ना पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना, अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल का नियम लागू किया है। और इससे पहले सबसे बड़ा कड़ा नियम केरल का माना जाता था। केरल में मास्क ना पहनने वालों पर 5,000 रुपए का, केरल में मास्क ना पहनने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन झारखंड में सबसे कड़ा नियम लागू हो गया है, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल। तो झारखंड में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी है? 7,000। और अभी तक वहां कितने लोग मारे जा चुके हैं कोरोना से? 70 लोग। और 7,000 संक्रमित हैं, 7,000 लोग संक्रमित हैं, 70 लोग मारे जा चुके हैं। और पूरे भारत की बात करें तो अभी तक भारत में 13 लाख संक्रमित हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 40,000 के पास। यानी भारत में वर्तमान में 13 लाख संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 40,000 की मृत्यु हो चुकी है। और पूरे दुनिया में भारत कौन से नंबर पे आ गया देखते हैं? तीसरे नंबर पे भारत आ चुका है। दूसरे पे ब्राजील और पहले पे यूएसए। भारत के लिए काफी खतरनाक बात साबित हो रही है कोरोना। ए पे यूएसए, बी पे ब्राजील और सी पे यानी तीसरे नंबर पे भारत आ चुका है, जिसमें 13 लाख संक्रमित की संख्या हो चुकी है, 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। और झारखंड में 7,000 लोग संक्रमित हैं, जिसमें 70 लोग मारे जा चुके हैं। झारखंड में नया अध्यादेश जारी किया जिसने सीएम हेमंत सोरेन ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020, जिसके तहत मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष की कड़ी जेल का नियम लागू किया है। यानी काफी कड़ा नियम माना जा रहा है। पहले ये केरल का था 5,000 रुपए, 5,000 रुपए देने पड़ते थे जो मास्क नहीं पहन रहा था, लेकिन अब झारखंड में इसे लागू करने के बाद 1 लाख रुपए और 2 वर्ष की जेल। तो देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न। महिला अफसरों को इनमें से किसमें स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है?
देखते हैं एक बार और क्वेश्चन। महिला अफसरों को इनमें से किसमें केंद्र सरकार ने स्थायी कमीशन के लिए 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी एयरफोर्स, ऑप्शन सी नेवी, ऑप्शन डी सेना। ए बी सी या डी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी या सेना। महिला अफसरों को इनमें से किसमें स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी यानी सेना। 23 जुलाई 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने इसे फरवरी 2020 में लागू करने का आदेश दिया था। लागू या जारी बोल सकते हैं, जारी करने का आदेश दिया था। इसमें होता क्या है, यह पहले सिर्फ पुरुष अफसरों को भी थी, अब महिला अफसरों को भी होगी। इसमें क्या है कि रिटायरमेंट तक सेवा दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि महिला सिर्फ 14 वर्ष तक ही सेना में अपनी सेवा दे सकती थी, लेकिन अब यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया 23 जुलाई 2020 को। उसके तहत महिलाएं रिटायरमेंट तक अपनी सेवा दे सकेंगी। जो पहले ही यह सिर्फ अधिकार पुलिस सेना में पुरुष अफसरों को भी था, यानी केवल पुरुषों को ही था। इस नोटिफिकेशन में क्या है, ये नोटिफिकेशन महिला ऑफिसरों को सेना में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने तो फरवरी 2020 को जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अब यह 23 जुलाई 2020 को लागू किया गया नोटिफिकेशन। इसमें क्या है कि पहले महिलाएं सिर्फ सेना में 14 वर्ष तक ही अपनी सेवा दे सकती थी, सिर्फ 14 वर्षों तक के लिए। उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो, अब रिटायरमेंट की जो उम्र है 60 साल बोल सकते हैं, 55 साल, जो रिटायरमेंट की जो उम्र है तब तक महिलाएं सेना में अपनी सेवा दे सकती हैं। देखते हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ है। वह किस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर थे? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को लखनऊ में हुआ है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ए, बी, सी या डी? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ है लखनऊ में। लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उनका काफी दिनों से इलाज चल रहा था और 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लालजी टंडन राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के और 12 अप्रैल 1935 में लखनऊ में जन्म हुआ। इनका जन्म 12 अप्रैल 1935 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 21 जुलाई 2020 को लखनऊ में ही निधन हुआ। यानी 12 अप्रैल 1935 को इनका लखनऊ में जन्म हुआ और 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया लखनऊ में ही। एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था और यह इनका राजनीतिक करियर 1960 से शुरू हुआ। राजनीतिक करियर यानी इन्होंने राजनीति में 1960 में
कदम रखा था और यह 15वीं लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 15वीं लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और यह 2018 में बिहार के गवर्नर थे, गवर्नर या राज्यपाल बोल सकते हैं। 2018 में यह बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाया गया। लालजी टंडन से जुड़ी बातें कुछ गौर करते हैं। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के हॉस्पिटल में हुआ। काफी दिनों से इलाज चल रहा था। इनकी 85 साल की इनकी उम्र थी और 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ। 2018 में यह बिहार के गवर्नर बने थे यानी राज्यपाल बने थे। 1960 में इनका राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और 15वीं लोकसभा के यह सांसद के सदस्य यानी सांसद भी रह चुके हैं और हाल ही वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल थे और इनका निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ। गाइस, अब देखते हैं आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश से करोड़ों लोगों को जान बचाने के लिए डैम या बांध को धमाके से तोड़ दिया है? भारत के किस पड़ोसी देश ने करोड़ों लोगों को बचाने के लिए डैम या बांध को बम धमाके से तोड़ दिया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या भूटान, चारों में से कौन सा सही होगा? चारों में से एक पड़ोसी देश ने अपने करोड़ों लोगों को बचाने के लिए एक बांध को बम धमाके से तोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चीन। चीन ने हाल ही में एक अनहुई राज्य में बने बांध को बम धमाके से तोड़ दिया। चीन का एक राज्य है अनहुई, उस राज्य के बांध को बम धमाके से तोड़ दिया है। करोड़ों रुपए की लागत से यह बांध बना था। करोड़ों रुपए की लागत से यह बांध बनाया गया था, लेकिन बाढ़ का खतरा बढ़ रहा था, जिसमें चीन के 52 लाख लोग प्रभावित हुए। यानी इस बाढ़ से चीन के 52 लाख लोग घरों से बेघर हो गए और जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई है। तो इस खतरे को देखते हुए चाइना ने यह फैसला लिया है कि अनहुई राज्य के एक बांध को बम धमाके से तोड़ दिया जाए, जिससे उसका पानी आसपास शहरों में फैल जाए। तो भारत के पड़ोसी देश यानी चीन ने अनहुई राज्य के एक बांध जो करोड़ों रुपए की लागत से बना था उसे तोड़ दिया है, बम धमाके से तोड़ दिया है, जिसमें 52 लाख लोग इस बाढ़ से बेघर हो गए थे, क्योंकि वहां 433 छोटी नदियां बेकाबू हो चुकी हैं। यानी 433 नदियां बाढ़ का रूप ले चुकी हैं। 52 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। 140 लोग की मौत हो चुकी है। इसलिए अनहुई राज्य के बांध को बम धमाके से तोड़ दिया गया है, जिससे उसका पानी बांध का पानी आसपास शहरों में फैलेगा शहरों में भी, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना एक बांध के टूटने से होगा। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो इसी साल 2020 में होना था, उसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए वर्ष 2021, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2023 या ऑप्शन डी वर्ष 2002। ए, बी, सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वर्ष 2022। कोविड-19 इसका कारण है।
इसी साल अक्टूबर 2020 में T20 वर्ल्ड कप होना था। अक्टूबर 2020 में T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन ये होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यह वर्ल्ड कप होना था इसी साल अक्टूबर में, लेकिन कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है वर्ष 2022 तक। और यह घोषणा कब की? 20 जुलाई 2020 को यह घोषणा की है कि अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 वर्ष 2022 में यानी 2 साल बाद होगा। और आईसीसी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम क्या है? चेयरमैन है शशांक मनोहर और जहीर अब्बास हैं आईसीसी के प्रेसिडेंट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर जो भारतीय हैं, और प्रेसिडेंट हैं जहीर अब्बास जो एक पाकिस्तानी है। क्रिकेट से जुड़ी एक और बात का हम अध्ययन कर लेते हैं कि अभी आईसीसी बीसीसीआई ने घोषणा की है कि आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर 2020 आईपीएल जो 4 अप्रैल को होना था भारत में ही, इंडियन प्रीमियर लीग जो 19 सितंबर 2020 को दुबई में होगा। दुबई या हम जिसे बोल सकते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब तक स्थगित किया गया है? वर्ष 2022 जो अक्टूबर 2020 को होना था ऑस्ट्रेलिया में, जिसे अब वर्ष 2022 में होगा। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जो 4 अप्रैल को 2020 को होना था, वो अब 19 सितंबर को होगा 2020 को, लेकिन होगा कहाँ? दुबई में यानी यूएई। गाइस अब देखते हैं आज का हमारा छठा क्वेश्चन। पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह के अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है? ए पाकिस्तान, बी यूएई, सी इराक या डी सूडान। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। पहला अरब देश यानी अरब देश है, जिसे मुस्लिम देश भी बोल सकते हैं, जिसने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसे लॉन्च कब किया है? 19 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया है। लॉन्च कहां किया है? पहले तो ये बात की है अंतरिक्ष अभियान या जो रॉकेट लॉन्च किया है वह जापान देश की सहायता से यूएई ने लॉन्च की है। और यह लॉन्च भी जापान के स्पेस सेंटर यानी तानेकाशिया स्पेस सेंटर, तानेकाशिया स्पेस सेंटर पे यह लॉन्च की गई है, जो जनवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगी। और यह दूरी कितनी तय करेगी? 49.3 करोड़ किलोमीटर, यानी यह अंतरिक्ष अभियान 49.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जनवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। और इस अभियान का नाम क्या है? यूएई ने अभियान का नाम लिखा है अल अमल, जिसे इंग्लिश में होप कहते हैं। होप यानी हिंदी में आशा। इस अभियान का नाम आशा रखा गया है। अल अमल यानी आशा या होप कह सकते हैं। और
अभी तक पूरी दुनिया में मंगल ग्रह पर काफी देशों ने रिसर्च करने की कोशिश की, वहां पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन वहां अभी तक 4 ही देश जाने में सफल हो चुके हैं। पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरे नंबर पे आएगा इंग्लैंड और चौथे नंबर पे आएगा अपना भारत। भारत की स्पेस सेंटर इसरो, इसका नासा, रूस का रोसकोमासो और इंग्लैंड का जो स्पेस सेंटर उसका नाम है यूरोपीय स्पेस सेंटर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है वह है यूएई, जिसने जापान की सहायता से यह लॉन्च किया है। जापान के तानेकाशिया स्पेस सेंटर से, जो 49.3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यह जनवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा, जिसका अभियान का नाम है अल अमल, जिसे इंग्लिश में होप, हिंदी में आशा कहते हैं। और अभी तक दुनिया के 4 ही देश मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। रूस, जिसके स्पेस सेंटर का नाम है रोसकोमासो, यूएसए, जिसके स्पेस सेंटर का नाम है नासा, और इंग्लैंड, जिसके स्पेस सेंटर का नाम है यूरोपीय स्पेस सेंटर, और चौथे नंबर पे अपना देश यानी भारत, जिसके स्पेस सेंटर का नाम है इसरो। तो अब देखते हैं आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण हुआ है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म विभूषण या ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। रमेश टीकाराम एक पैरा एथलीट थे जिनका निधन हाल ही में 16 जुलाई 2020 को हुआ कोविड-19 के कारण। और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका था? तो ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2002 में तब के राष्ट्रपति ने दिया था। तो 29 जून से यह बेंगलुरु में के हॉस्पिटल में थे। उनतीस जून से वह बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में थे, वहां उनका इलाज चल रहा था कोविड-19 का। और 16 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र थी 51 वर्ष। और 2002 में तब के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और क्वेश्चन ये होता है कि तब के राष्ट्रपति कौन थे? 2002 में राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो 2002 में भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके द्वारा 2002 में राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और 51 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई या ऑप्शन डी 21 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी या डी इनमें से ऑप्शन बी 18 जुलाई। और यह नेल्सन मंडेला के नाम से दिवस का नाम रखा गया है। नेल्सन मंडेला कौन थे? इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। उसका कारण है रंग भेद के खिलाफ
संघर्ष करने के कारण दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने पूरी जिंदगी अपना संघर्ष किया और 27 साल तक जेल में रहे, यानी 27 साल इन्होंने अपने जेल में बिताए। रंग भेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया और यह ऐश्वर्य थे ये भी। और जेल के बाद जेल से आने के बाद यह दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐश्वर्य राष्ट्रपति बने। नहीं, आज तक उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोई हमेशा सफेद रंग वाले ही यानी गोरे लोग ही राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन इनके आने के बाद पहली बार ऐश्वर्य राष्ट्रपति बना। और इनके विचार भी गांधी जी से मिलते थे, इसलिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। और यह नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की शुरुआत किसने की? और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की शुरुआत की। और 18 जुलाई क्यों? क्योंकि 18 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। इसे मनाने की परंपरा शुरू की संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और 27 इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का इन्हें महात्मा गांधी भी कहा जाता है। यह 27 साल तक जेल में रहे, रंग भेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया और जेल के बाद पहले ऐश्वर्य राष्ट्रपति बने। 27 साल जेल में रहे, इसलिए 18 जुलाई को इनका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनका 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की शुरुआत की। अब आपके सामने है हमारा 9वां क्वेश्चन। भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए समझौता एयरलाइंस, ऑप्शन बी कोविड-19 एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर बबल या डी भारत एयरलाइंस। ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए समझौता एयरलाइंस, ऑप्शन बी कोविड-19 एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर बबल या ऑप्शन डी भारत एयरलाइंस। 9वां क्वेश्चन। भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ एक हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो इनमें से कौन सा समझौता है, उसका क्या नाम है? ए, बी, सी या डी? कौन सा राइट आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एयर बबल। यह समझौते की घोषणा किसने की है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी। इस समझौते की घोषणा केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। इस समझौते में क्या है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के यात्री हवाई यात्रा द्वारा भारत आ सकेंगे और भारत के भी यात्री जो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में जा सकेंगे, यानी वहां के यात्री भारत आ सकेंगे और भारत के यात्री वहां जा सकेंगे। और सिर्फ इन 4 देशों में यह समझौता हुआ है, उसका नाम है एयर बबल। और बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस का कोविड-19 का मुख्य कारण भारत में आने का भी हवाई यात्रा ही है, क्योंकि विदेशों से जो यात्री भारत आए थे उनके कारण ही कोरोना वायरस फैला था। काफी दोष दिया जा रहा है भारत की हवाई यात्रा को, क्योंकि जो लोग वहां से विदेशों से आए थे, भारत में जो पहला रोगी फरवरी में मिला था वो उसका कारण भी विदेश से आने का था, यानी विदेशों से कोरोना वायरस आया और पूरे भारत में फैल गया, जिसके कारण आज पूरे भारत में 13 लाख संक्रमित हो चुके हैं और भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है पूरी दुनिया में।
यानी 13 लाख संक्रमित पूरी दुनिया में हो चुके हैं। इसलिए 4 देशों से समझौता किया, सिर्फ इन 4 देशों के लोग ही भारत आ सकेंगे और भारत के लोग भी एयर बबल समझौते के अनुसार वहां जा सकेंगे। समझौता क्या है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है और भारत के बीच हुआ है। एयर बबल समझौते का नाम है। इसकी घोषणा केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है कि भारत के लोग फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जा सकेंगे और वहां के लोग भारत आ सकेंगे। इसलिए क्योंकि कोविड-19 का मुख्य कारण हवाई यात्रा ही थी, इसलिए इस पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का हमारा 10वां क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस सरकार ने योजना शुरू की है? अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस सरकार ने योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी झारखंड। ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी झारखंड। चारों में से हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योजना शुरू हुई है वह नवीन रोजगार छतरी योजना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए। और एक और वहां योजना शुरू की, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय सब रोजगार योजना। यानी उत्तर प्रदेश में हाल ही में 2 योजनाएं शुरू की है गरीब लोगों के विकास के लिए, नवीन रोजगार छतरी योजना और दीनदयाल उपाध्याय सब रोजगार योजना। अब फ्रेंड्स देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देश के प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी का चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देश का सबसे प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी का चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव शुक्ला, ऑप्शन बी सूरज गोस्वामी, ऑप्शन सी सुमित देव या ऑप्शन डी आशुतोष सिंह। देश के प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है, उसके चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया है या किसे बनाया गया है? राजीव शुक्ला, सूरज गोस्वामी, सुमित देव या आशुतोष सिंह। चारों में से कौन सा सही होगा? ए, बी या सी? राजीव शुक्ला, आशुतोष सिंह, सुमित देव या सूरज गोस्वामी। चारों में से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सुमित देव। जो सुमित देव पहले लौह अयस्क खनन कंपनी के इसी कंपनी में ही एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, यानी एक सिर्फ कर्मचारी के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने पर, ब्रजेंद्र कुमार पहले चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक हैं, इनके सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें सुमित देव को नया चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक बनाया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। और यह है 28 फरवरी 2023 तक वहां चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक रहेंगे। यानी सुमित देव को नया लौह अयस्क खनन कंपनी का चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। पहले ब्रजेंद्र कुमार थे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है और यह 28 फरवरी 2023 तक वहां काम करेंगे। अब देखते हैं आज का हमारा 12वां क्वेश्चन। इस साल होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रद्द हुआ है, पुरस्कार समारोह रद्द हुआ है। उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार समारोह,
ऑप्शन बी फेमस वर्ल्ड प्राइज, ऑप्शन सी भारत रत्न समारोह, या ऑप्शन डी गिलीज प्राइज। इस साल होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह रद्द हुआ है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए यानी नोबेल पुरस्कार समारोह, जो दिसंबर में होना था, दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन वह नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। दुनिया में हर तरह का कारण कोविड-19 ही बन रहा है, तो इसका कारण भी कोविड-19 होगा। और इसकी जानकारी या इसकी घोषणा किसने की है? नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन ने इसकी घोषणा किसने की है? नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन ने 21 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की है कि अब की वाला जो नोबेल पुरस्कार समारोह दिसंबर में होना था वो अब नहीं होगा। इसका जो चेयरमैन उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंगसन, इनके चेयरमैन है। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि नोबेल पुरस्कार समारोह रद्द हुआ है, पहले भी 1956 में यह रद्द हो चुका है। उसका तब कारण क्या था? हंगरी की क्रांति। तो 1956 में जो हंगरी की क्रांति हुई थी उसके कारण नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द किया गया था। लेकिन यह सिर्फ समारोह रद्द हुआ है, पुरस्कार देने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो नहीं रद्द हुई है। यानी दिसंबर में पुरस्कार दिए जाएंगे पर कुछ अलग तरीके से, यानी जिसमें लोग इकट्ठा ना हो पाए, कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ करेंगे जो ऑनलाइन पुरस्कार दिए जाएंगे, नोबेल पुरस्कार, जिसमें भीड़ इकट्ठी ना हो। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस हंगरी ग्रां प्री का चैंपियन कौन बना है? फॉर्मूला 1 रेस है एक, उसके हंगरी में जो हुआ है टूर्नामेंट, उसका चैंपियन कौन बना है? तो ऑप्शन ए माइकल शूमाकर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी टिम साउदी, या ऑप्शन डी टॉम कुक। ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा सही होगा? माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, सी टिम साउदी या टॉम कुक। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने 19 जुलाई 2020 को यह खिताब अपने नाम किया है। और हंगरी में यह टूर्नामेंट हुआ था। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और लुइस हैमिल्टन ने 6 बार फॉर्मूला 1 रेस के चैंपियन रह चुके हैं, यानी 6 बार वह यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं। यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। 6 बार फॉर्मूला 1 रेस जीत चुके हैं, यानी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। और इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा खिताब, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड था माइकल शूमाकर के नाम, उनकी बराबरी कर ली है। यानी लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो फॉर्मूला 1 रेस के 6 बार की चैंपियन यानी लुइस हैमिल्टन एक बार फिर हंगरी में जो टूर्नामेंट हुआ है उसके चैंपियन बन गए हैं। 19 जुलाई 2020 को उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड माइकल शूमाकर का, उसकी बराबरी कर ली है। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 14वां क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? यानी वहां अपने व्हीकल जो चार्ज होते हैं उन्हें चार्ज कर सकते हैं फ्री में। ए मणिपुर, बी पंजाब, सी दिल्ली या डी उड़ीसा। मणिपुर, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, चारों में से कौन सा राइट आंसर है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है?
ए, बी, सी या डी चारों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। दिल्ली में व्हीकल या कार जैसे कार चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है और यह देश में पहली जगह है, प्रथम बार देश में पहली बार सरकारी व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है जो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए है। यह किसने किया है उद्घाटन, इसका किसने किया है? तो सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहां के उप मुख्यमंत्री का भी नाम जान लेते हैं, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम का क्या नाम है दिल्ली के? मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली में देश का पहला व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है जो देश में पहला ही है और सार्वजनिक रूप से सबके लिए है। सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है वहां के मनीष सिसोदिया। तो गाइस अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन। कोरोना के बीच भारत के रेल मार्ग के जरिए किस देश को 9000 टन से ज्यादा मसालों का निर्यात किया है? यानी भारत ने अपने रेल के जरिए 9000 टन से ज्यादा के मसाले निर्यात कर दिए हैं उस देश को। ए श्रीलंका, बी चीन, सी भूटान या डी बांग्लादेश। ए, बी, सी या डी चारों में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी श्रीलंका। श्रीलंका को पिछले एक महीने में 9000 टन मसाले निर्यात भारत कर चुका है जिसमें काफी बचत भी हुई है क्योंकि यह पहले यह निर्यात ट्रकों के जरिए होता था जिसमें बहुत ज्यादा ही धन लगता था, लागतें लगती थी। लेकिन इस ट्रक व तरीकों को छोड़कर कोविड-19 के कारण पिछले एक महीने में 9000 टन मसाले निर्यात किए हैं ट्रेन के जरिए करने से काफी धन भी बचा है और लागतें भी और समय की भी बचत हुई है। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अब आपको पता ही मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे कमेंट वाले बॉक्स में अपने विचार दें और साथ वाला जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दें और उसके साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारी नई सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी तरह हमारी वीडियो को प्यार बनाए रखें, शेयर करते रहें। आप सबका धन्यवाद।